मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन की जिम्मेदारी आप संभालते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ लोधा जी का हम स्वागत करते हैं मंच पर। और सबसे खूबसूरत बात ये रही लोधा साहब कि आप एक फोन कॉल पर उपलब्ध होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार बड़ी मेहनत लगती है मिनिस्टर्स को रीच आउट करने में और आप एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लोधा साहब बधाई देना चाहूंगी क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के में एनडीए को एक बड़ी जीत मिली, बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली और महाराष्ट्र में चुनावों से पहले ही आप लोगों को बम्पर बढ़त मिल गई है। अब उस पर आरोप प्रत्यारोप इतर, लेकिन कैसा महसूस होता है कि पहले लड़े ही नहीं अभी और एक बढ़त मिल गई? ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी मैच खेलने का मजा तभी आता है कि जब सामने वाली पार्टी, सामने वाली टीम भी कुछ करीब करीब बराबरी की टीम हो। अभी ये पहले से तय है कि मैच का रिजल्ट क्या होगा, न वो बॉलिंग कर पा रहे, न बैटिंग कर पा रहे, न कैच भी छोड़ रहे हैं, तो खेलने वाले को भी मजा नहीं आता, दर्शकों को भी मजा नहीं आता। इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा है। सामने कोई टीम ही नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। अभी वो न लड़ने के लिए उनके पास कैंडिडेट है, न बोलने के लिए उनके पास इश्यू है, न कंपेन करने के लिए उनके पास में वर्कर्स हैं। तो ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कमाल है और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र के अंदर जो उनका सुशासन है, इस बार का जो उनका पीरियड है वो पिछले पीरियड से भी बहुत ज्यादा स्पीड से वो काम कर रहे हैं और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपने कहा कि खेलने में जब तक सामने से चुनौती ना हो मजा नहीं आता है, लेकिन अब तो आप लोगों को इसकी बड़ी आदत हो गई होगी, जैसे आदत आरोपों की भी हो गई होगी, ये कहते हुए कि भाई सारा का सारा चुनाव बीजेपी रिग्ड करवा लेती है और इसीलिए जीत जाती है। इस बार भी यही आरोप, बढ़त बनने पर भी यही आरोप, क्यों? वैसे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब हमको कई बार हमारे परिवार के मुखिया के नाते हमको सीख देते हैं, तो उसमें एक सीख वो ये भी देते हैं कि भाई राजनीति में रहना है तो थोड़ा मोटी चमड़ी का होने की आदत डालो। तो यदि आप ऐसी बातें हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है वो भी आपके खिलाफ कही जाती है और लगातार बार बार कही जाती है, तो भी आपको सहन करने की ताकत होनी चाहिए। वो ताकत अभी हम लोगों ने डेवलप कर दी है, इसलिए वो कोई भी आरोप लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, ना लोगों को फर्क पड़ता है ना हमको फर्क पड़ता है। आपके मंत्रालय से जुड़े मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं लोधा साहब, लेकिन उससे पहले बस इतना बता दीजिए कि महायुति में सब ठीक है ना? महायुति में एकदम अच्छा चल रहा है। आप महायुति के बारे में पूछ रही थी कि महाविकास अघाड़ी के बारे में पूछ रही थी? गड़बड़ वहां पर है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। लेकिन ऐसी छन छन कर कुछ खबरें आ रही हैं कि अंदर खाने कुछ तो उबाल है, तो ये सच है या ये पूरी तरीके से गलत है? ऐसा है कि आप एक बहुत पॉपुलर न्यूज चैनल को रिप्रेजेंट करती हैं और केवल न्यूज चैनल भी नहीं है, ये ओपिनियन मेकर भी है, भारत को स्ट्रांग करने में लिए सारी दुनिया के अंदर अपना रोल करता है। तो उसमें आपका चैनल तो नेशनल चैनल है, बहुत अच्छी और वैल्यूएबल न्यूज चलाता है, पर एक मजबूरी पॉलिटिशियंस की भी है और एक मजबूरी न्यूज चैनल्स की भी है कि उनका भी 24 घंटे कुछ न कुछ इश्यू चलते रहने चाहिए और हम लोगों को भी कुछ न कुछ हमारे नाम पर अखबार में, टीवी पर खबर चलती रहे। तो ये जो कुछ छन छन के खबरें आती हैं वो केवल इतने में ही सीमित है कि टाइम पास होना चाहिए। तो इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि शायद महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, इन आरोपों को लोधा साहब सीधे से नकारते हैं। अब मैं आ जाती हूं विजन ऑफ 2047, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन। और लोधा साहब आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसमें एक स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय है। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सरकार बनाई 2014 के बाद स्किल डेवलपमेंट को लेकर लगातार उन्होंने काम किया, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है विजन ऑफ 2047 का। आपका मंत्रालय इसे अभी तक कैसे आगे बढ़ा रहा है, महाराष्ट्र सेंट्रिक, और ओवरऑल भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? आपने सही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में टेक ओवर करने के बाद में प्रधानमंत्री के पद सबसे पहले जब उन्होंने अलग डिपार्टमेंट को शुरू किया था तो वो स्किल इनोवेशन का शुरू किया था। एक दो मुझे कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज तो नहीं है, पर जो मैंने सुना है कि जब उनसे प्रधानमंत्री बनने के बाद में आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा, जगदीश चंद्र जी जैसे उनके जो मित्र हैं, कि भाई आपने अभी तो प्रधानमंत्री बन गए, पर यदि आप प्रधानमंत्री नहीं बनते और कोई मंत्री पद आपको केंद्र में मिलता तो आप क्या प्रीफर करते? तो उन्होंने 1 मिनट में जवाब दिया था, स्किल डिपार्टमेंट।
सो ये इनके मन का डिपार्टमेंट है, हार्ट का डिपार्टमेंट है, और वो समझते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत यदि केवल संख्या में आगे रहेगा तो काम नहीं चलेगा, उसको स्किल में आगे आना पड़ेगा। और स्किलिंग इसीलिए उन्होंने तब से जोड़ दिया, स्टार्टअप पे जोड़ दिया, इनोवेशन पे जोड़ दिया, और आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि वो जो 2014 के अंदर इन शब्दों को कोई ज्यादा मतलब ही नहीं समझता था, आज ये देश में एक मुहिम बन गया है। तो युवा शक्ति ही विकसित भारत की शक्ति है, इस नारे से आप पूरी तरीके से अग्री करते हैं? और साथ ही रोड मैप किस तरीके का है, आपकी पॉलिसीज पर्टिकुलरली कैसे आपने अपनी मिनिस्ट्री में बढ़ाई हैं इसे लेकर? ऐसा है कि ये तो आपने सही कहा कि युवा शक्ति स्किल रहेगी तो ही भारत आगे बढ़ेगा। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर एक किसी ने छोटी सी उनके बचपन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और उस डॉक्यूमेंट्री का एक सेंटेंस मुझे मेरे काम का लगा, इसलिए मैंने उसको सेव करके रख लिया। उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी अपने बच्चे के रूप में अपने मित्रों के साथ खेलकर घर पे आते हैं, और उस समय उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा खेलते हो कूदते हो तो ठीक है, पर कुछ हुनर भी सीख लो। तो वो हुनर क्या है? तो वो हुनर स्किलिंग है। और इसीलिए माननीय मोदी जी की अभी एक और एक अच्छा सा उनके ऊपर एक शो आया था, उसमें जो चीज मैंने सीखी वो शो देखने के बाद में, उनसे बहुत सारी शिक्षाएं हम सब लेते रहते हैं, पूरा भारत क्या दुनिया लेती है, पर जो एक अच्छी चीज सीखने को मिली वो ये थी कि वो हर डिफिकल्टी को, उनकी माँ का नेचर था, उनकी माँ का नेचर हर डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी में बदलना और उससे कैसे बेस्ट करके लेना, वही माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सीखा है। और इसीलिए भारत के अंदर आज जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज स्किल के लिए अवेलेबल है, उस सब की गाइडेंस हम लोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जीवन में, उनकी सोच में। अभी मैं यहाँ पर जब मनोज जग्यासी जी के साथ में बैठा था तो वो बता रहे थे कि हम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सारे स्पीचेस रोज दिन में 2 बार चलाते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। यह महाभारत आज भी क्यों सामयिक है, गीता ज्ञान क्यों भी आजकल आज भी लोगों को पढ़ा जाता है, क्योंकि वो जो बातें हैं वो बातें आज के समय में ज्यादा सामयिक और ज्यादा प्रायोगिक हो गई हैं। तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया, प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया, वह भारत के नहीं दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही एक मार्गदर्शक किताब का काम करती है, शिक्षा का काम करती है। मैं न्यूज 24 का इस बात के लिए विशेष बहुत बहुत मन से अभिवादन करना चाहता हूं कि आपकी ये सोच दूसरों से अलग सोच है, और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि केवल भारत नहीं दुनिया भर में आपका ये शो देखा जाता है जब मोदी जी अपनी कोई बात कहते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं पर बहुत जमीन से जुड़ी हुई बातें करती है, और वो बातें आप लोगों तक पहुंचाते हो। तो स्किलिंग के अंदर हम यही करते हैं कि जो मोदी साहब के बातें होती हैं वही माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमको कहते हैं कि उतना भी आप फॉलो कर लोगे तो आपका डिपार्टमेंट सक्सेसफुल डिपार्टमेंट गिना जाएगा। क्योंकि आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री का फोकस रहा, फिर हमने देखा मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस मेक इन इंडिया से अगर मैं आपका एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो एंटरप्रेन्योरशिप भी है, आप खुद एक व्यवसायी हैं, एक व्यवसायी होने के नाते और एक राजनीतिक होने के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते, दोनों के बीच में आप एक जुड़ाव कैसा देखते हैं और दूसरा बैलेंस कैसे करते हैं दोनों को, लोधा साहब? नहीं, मैं इस सवाल को 2 हिस्से में कर लेता हूं। एक तो आपने मेक इन इंडिया का पूछा और एक आपने बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का फर्क पूछा। तो पहले मैं मेक इन इंडिया और जो डिफिकल्टी बिजनेस में आती है उसके बारे में बताता हूं। अभी परसों ही मैं अभी हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको कहा है कि आप हर वीक में 5-5 लोगों के घर पे जाके मिलो। तो मैं एक किसी श्रीवास्तव जी के घर पे गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम दिल्ली में 5 लोगों की टीम है, हम बैठ के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विभिन्न विभागों को केवल ये करते हैं कि हम कौन से GR जो अभी गलत हैं, इररिलेवेंट हैं, या जिनको जारी किया गया था ये कह के कि ये बिजनेस को या डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, पर एक्चुअल में वो काम उल्टा करते हैं। वो बने हुए ऐसे हैं कि सारे बिजनेस को कैसे रोका जाए, डेवलपमेंट को कैसा रोका जाए। ऐसे उन्होंने 59,000 GR निकाले हैं जो या तो इररिलेवेंट हो गए या ऑब्स्ट्रक्टिव हैं। तो वो सब GR को रद्द करके जो विकसित भारत की माननीय मोदी जी की कल्पना है
उस विकसित भारत के लिए केवल लोगों से ही कहा जाए कि आप विकसित भारत के लिए रोल करो, मेक इन इंडिया का रोल करो, तो नहीं होगा। सरकार को भी अपना रोल करना पड़ेगा और इसके लिए मेक इन इंडिया 2047 का सपने का भारत, ये जो सब कुछ है, यह माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों का भारत वही भारत है जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल पहले देखा था। और इसके लिए मेक इन इंडिया उसका एक मिनिमम पार्ट है कि जब तक हमारा एक्सपोर्ट 4 गुना नहीं होता, इंपोर्ट 25% नहीं जाता, हमारे यहाँ के लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के आचरण का आदत नहीं पड़ता, ये सब माननीय मोदी जी ने किया। छोटा सा उदाहरण देता हूं, मिलेट 5 साल पहले समझा जाता था कि भाई मिलेट गांव के लोगों का, साधारण लोगों का भोजन है। अभी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो विषय रखा और मिलेट सो कॉल्ड अमीरों का भोजन बन गया। तो ये जो उनका दिशा देने का तरीका है, ये अनबिलीवेबली एप्रिसिएबल है। तो मेक इन भारत के अंदर भारत आगे बढ़ेगा, भारत के बच्चों को रोजगार मिलेगा। यहाँ बहुत सारे यंग लोग बैठे हैं, ये सब लोगों के सामने एक अच्छा बड़ा फ्यूचर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। और मैं चूंकि एक बिजनेसमैन भी रहा हुआ हूं, तो मैं बहुत अथॉरिटी के साथ में कह सकता हूं, नॉट टू बूस्ट और सपोर्ट माय पार्टी और माय लीडर, पर मैं बहुत जेन्युइनली कहने की कोशिश कर रहा हूं, भारत को बहुत स्पीड से आगे जा रहा है। आप 2014 के पहले का भारत सोचिए, कोई कंपेयर करके देखिए। मैं जग्यासी जी से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसा भी जरा पिक्चर का, आपकी अच्छी सी स्क्रीन को 2 डिवीजन करके अलग अलग 10 विषयों के ऊपर 14 के पहले क्या होता था और 14 के बाद क्या होगा, तो लोगों को समझ में आएगा कि अभी आज 25 में जो हो रहा है वो 47 में क्या हो जाएगा। क्योंकि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी साहब ने एक बार हमको एक अच्छी सी बात समझाई थी कि 19, मुझे मालूम नहीं है मेरे पास कितना वक्त है बोलने के लिए, तो मैं बोल लूं थोड़ा, मैं डाइवर्ट हो रहा हूं, काइंडली बियर विद इट। मुझे सेंटेंस अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके थ्रू जो आपको करोड़ों आपके दर्शक हैं उन तक ये शेयर करना चाहता हूं। आपने सर युवा का जिक्र किया था जो यहाँ पर है, जन भागीदारी का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आत्मनिर्भर भारत में किया कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, स्वदेशी को अपनाने जैसी जो मुहिम उनकी तरफ से थी। जन भागीदारी करने के लिए जनता का विश्वास जरूरी है। हमारा कानून निकालने से, डराने से जनता भागीदार नहीं बनती है। तो जनता का विश्वास कैसे जीता जाए? माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बार बात कही थी कि 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ, तो उस समय उसके पहले जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दी, अपने परिवार गंवाए, उन्होंने उस भारत के लिए नहीं गंवाए जो भारत हम आज देख रहे हैं। उनके सपने का भारत बहुत अलग था। ये जो भारत था जो कांग्रेस ने तैयार कर दिया 70 साल में, वो भारत को उनको कल्पना होती कि हम जिस बच्चे को जन्म दे रहे हैं वो बच्चा ऐसा निकलेगा, तो बच्चे को जन्म ही नहीं देते थे। पर ये हालत हुई क्यों? 1947 से लेके आप पहले के 5-10 साल देखो तो कोई यदि एमएलए, मिनिस्टर, एमपी, राज्यसभा का मेंबर यदि कहीं गांव में जाता था तो पूरा गांव उससे मिलने के लिए इकट्ठा होता था। और अब तो कहना नहीं चाहिए पर कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कितनों को लाना पड़ता है, वो सबको मालूम है। तो ये जो हालत हुई क्यों हुई? क्योंकि मोदी साहब कहते हैं कि ये 70 साल में जो हम नहीं करने वाले थे वो हमने लोगों को कहा, हम ये सड़कें बना देंगे, ये ट्रेन चला देंगे, हम इतनी इंडस्ट्री लगा देंगे, इतने रोजगार दे देंगे, एग्रीकल्चर का ऐसा कर देंगे, हुआ कुछ भी नहीं। तो लोगों का विश्वास उठ गया सरकार पर से। तो अब वो हमको समझाते हैं कि तुम उतना ही कहो जितना करने वाले हो, और एक बार यदि कहते हो तो उसको जरूर करो, तो जन भागीदारी सक्सेस होगी। जनता तभी आपको अपना समझेगी जब जनता आप पर विश्वास करती है, और उसके लिए सच बोलना, जो बोलो उसको पूरा करना, यह जन भागीदारी का पहला विषय होगा। और हम लोग अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत सोच समझ के धीमे धीमे बोलते हैं। इसीलिए जब आपका कॉल आया, जग्यासी जी का मैसेज आया कि आपको आना है, तो थोड़ा मन में डर भी लगता है कि प्रेस के सामने जाएंगे बोलते हुए कुछ ऐसा बोल दिया तो जो मेरी तो लंबी वेट के बाद में मैं मंत्री बना हूं। मैं 95 से एमएलए हूं जग्यासी जी। 95 से लेके 23 तक कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। 28 साल तक बस वो वोटिंग के लिए खड़े होते थे, इतना ही मेरा रोल था। कभी 3 सरकार आगे पे मिनिस्टर नहीं बना, पहली बार मिनिस्टर दूसरी बार बना हूं, इसलिए अभी रहना चाहता हूं, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहता हूं। नहीं, और देखिए प्रधानमंत्री हमेशा से एक बात और कहते हैं कि सिर्फ कहो मत करके दिखाओ।
और वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट भी होता है, क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया बताते हुए कि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र में लगभग 9 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। 1.5 लाख स्वयं जो उद्यम होते हैं, जो खुद के बिजनेस होते हैं, उसकी शुरुआत 1.5 लाख के नंबर में हुई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। महाराष्ट्र में डेवलपमेंट सर देखने को मिलता है, लेकिन बार बार ना वो जो डबल इंजन वाली सरकार की बात की जाती है, जो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली बात होती है, आपको लगता है कि महाराष्ट्र में उससे आप लोगों को ज्यादा मजबूती मिलती है? वो डबल इंजन सरकार होने के नाते ज्यादा फायदा महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंच पाता है? नहीं, 100% आपका ऑब्जर्वेशन सही है। डबल इंजन सरकार का पक्का फायदा हमको भी मिलता है, लोगों को भी मिलता है और विकास को भी मिलता है। और ये बीच में जब 2-2.5 साल यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई थी, तो कोरोना का समय आया तो बोले हमने इंजेक्शन नहीं लेंगे, हम ये सरकार का फंड मांगेंगे। ठीक है, भी नहीं मांगो, आप तो सफर करते हो पॉलिटिकली, आपको तो मजा आ जाता है, पर लोग कितना सफर करते हैं। यही आज बंगाल के अंदर हो रहा है। सरकार की माननीय मोदी जी कभी डिफरेंस नहीं करते हैं कि ये मेरी सरकार की उनकी सरकार है, उनको लगता है पूरा भारत एक है, और वैसा ही वो करते भी हैं। पर जो लोग नहीं करते हैं वो उसको सफर करते हैं। और जो आपने फिगर बताया 10 लाख 9 लाख का फिगर और योजनाएं जो बताई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जगदीश चंद्र जी साहब मिलेंगे तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शायद प्रोग्राम करने वाले ही होंगे, नहीं तो हर साल आप एक प्रोग्राम यहाँ पर करिए। ये क्या बेल बजी, टाइम खत्म हो गया? नहीं, आप बोलिए ना सर। तो हर साल आप एक प्रोग्राम जरूर करिए यहाँ पर। और मैं आपको बताते जाता हूँ कि मार्च 2025 से मार्च 2026 इसके बीच में प्राइवेट रोजगार मिलते हैं, वो सब अलग चीज है। महाराष्ट्र सरकार की कोशिश के कारण, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की स्कीम्स के कारण महाराष्ट्र में 10 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिलेगा। उसकी बहुत सारी योजना है, समय की कमी है इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं। हम 5 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करवाएंगे। केवल पैसा नहीं देंगे उनको, हम उनको एंकरशिप करेंगे, मेंटरशिप करेंगे। हम लोगों को इसके अलावा नौकरी, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम, ऐसा करते करते हमारा विश्वास है कि 5 साल जब इस सरकार के पूरे होंगे, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के, तो महाराष्ट्र में एक भी युवा युवती ऐसे नहीं बचेंगे कि जिनको कुछ करने की इच्छा और उनको चांस नहीं मिल रहा। क्या बात है। लेकिन चूंकि आप खुद एक उद्योगपति तो हैं ही लोधा साहब, विपक्ष का एक आरोप है, विपक्ष ये कहता है कि यहाँ की सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। अब चूंकि आप खुद एक उद्योगपति हैं, तो मैं जरा ये समझना चाहती हूँ कि भाई अच्छी बात है, ये खराब बात है? अगर विपक्ष ये कहता है कि आपका सारा का सारा ध्यान सरकार का उद्योगपतियों के लिए रहता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सफेद झूठ है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने जीवन के अंदर सिवाय जनता की सेवा के किसी चीज को अपना नहीं समझा, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जिनको आज भी मुंबई के अंदर रहने के लिए स्वयं का घर भी नहीं है, ऐसे लोगों से ये कल्पना करना कि वो उद्योगपतियों का फायदा करते हैं, क्यों करेंगे? उद्योगपतियों का फायदा कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार पैसों के लिए होता था। जब हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो काय को हम ये सब करते को बैठेंगे? यह सरकार केवल लोगों के भरोसे के लिए, लोगों के विश्वास के लिए काम करती है। और उसके लिए कोई भी ये कहे कि सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद कर दो, सारी फैक्ट्रियां बंद करवा दो, नए किसी को यहाँ आने मत दो, तो हमको इसको बंगाल नहीं बनाना है, हमको कम्युनिस्ट राज नहीं बनाना है। हमको लोगों को रोजगार भी देना है, लोगों को इकोनॉमिक फैसिलिटीज भी देनी है, और इसके लिए सरकार भी अपना काम करती है और इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स ये भी अपना काम करते हैं। सक्सेस इज इन द गुड बैलेंस विच श्री देवेंद्र फडणवीस जी इज मेंटेनिंग। तो सर बंगाल में क्या समस्या है? बंगाल में क्या समस्या है? बंगाल में एक चीज तो बताइए जो समस्या नहीं, एक चीज अच्छी बता दीजिए। आपके बंगाल में ये अच्छा, सब समस्या है वहां पर। बंगाल में ममता दीदी हैं, लगातार है ममता दीदी। ममता दीदी की अराजकता समस्या है, ममता दीदी का जातिवाद समस्या है, ममता दीदी का एरोगेंसी एक समस्या है। मैं परसों मलाड मालवनी के अंदर एक आंदोलन में जाना पड़ा मुझे, तो वहां पर कुछ लोग पकड़े गए मेरी विधानसभा के अंदर। फेरी वाले थे, उन्होंने किसी एक महिला को चाकू मार दिया, पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन में उनसे उन्होंने कहा नहीं, हम तो, हमारे पास तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड लगा के देखा, निकाल के बताओ भी, आधार कार्ड बताया। 9 थे वो फेरी वाले, 9 के आधार कार्ड के ऊपर एक ही डेट थी, 1 जनवरी। अब ये पॉसिबल है? तो जब डिटेल में गए, मुझे तो पहले ही मालूम था ये एक पूरी फैक्ट्री चलती है।
बंगाल से रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग आते हैं बंगाल के अंदर, वहां कुछ फिक्स स्कूल्स हैं, उन स्कूल के अंदर उनको ले जाया जाता है, वहां पर उनको बैक डेट में रजिस्टर्स के अंदर उनकी एंट्री होती है, उनके फोर फादर्स के नाम से वो स्टूडेंट बन जाते हैं। वो फर्स्ट से लेके 5th 7th जब तक उनको चाहिए एज होती है, उनको वहां पे स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट बनाया जाता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के पास में उनका आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनाकर यहाँ बॉम्बे आ जाते हैं। बॉम्बे बनने आने के बाद में यहाँ पर मुंबई के अंदर वो किसी फैक्ट्री के अंदर कहीं पे सामान ढोने के लिए, कोई होटल में, कोई कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम पर लग जाते हैं। उसके 4-6 महीने बाद के अंदर वो धीमे धीमे अपना कहीं सरकारी जमीन के अंदर झोपड़ी बना लेते हैं, यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में नाम लिखा लेते हैं, राशन कार्ड बना लेते हैं, सरकार की सारी योजनाओं का फायदा मिलता है। और ये करते 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 एक एक विधानसभा के अंदर इन्होंने पिछले 20 सालों के अंदर 20% लोगों को, नए लोगों को ऐसे घुसपैठियों को लाकर बसाया। ये हमें न्यूज 24 के रिकॉर्ड इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टेटमेंट महाराष्ट्र सरकार का मंत्री होने के नाते दे रहा हूं। और मुझे लगता है कि यदि मुंबई को बचाना है, मुंबई को बंगाल बनने से रोकना है, आसाम की तरह घुसपैठियों के विरोध में आंदोलन मुंबई के अंदर खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़े, तो ये सारे जो मालवनी मलाड एक घटना नहीं, एक पैटर्न है। और ये पैटर्न धीमे धीमे पूरे महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक सिटी है। पर अब सरकार इसके बारे में सजग हो गई है। जो बंगाल के अंदर ममता दी ने पैटर्न किया, वो पैटर्न महाराष्ट्र में चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत 24 की तरफ से लोधा साहब एक और मुद्दा उठाया गया और उस पर हमने कई बार चर्चा भी की। SIR का एक मुद्दा था और उसका जन्म महाराष्ट्र से ही हुआ। महाराष्ट्र में चुनावों के बाद विपक्ष ने कहा कि भाई यहां तो वोट चोरी हुई। फिर उसके बाद ये मुद्दा चला, फिर बिहार में SIR की शुरुआत हुई, अब वो बंगाल तक पहुंचा तो वहां पर ममता दीदी सड़कों पर निकल आई हैं। इन सब का एक चुनावी एंगल जरूर हो सकता है, लेकिन SIR को लेकर आपको लगता है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है या एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो? नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें केवल ममता या कांग्रेस या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना शामिल नहीं है। इसमें इंटरनेशनल कल्प्रिट्स भी लोग रहते हैं जो कि भारत को कमजोर देखना चाहते हैं, भारत को विकास पुरुष नहीं आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, जिनको भारत के अंदर अपने हथियार बेचने हैं, भारत में अपना सामान एक्सपोर्ट करना है। ये हजारों साल, सैकड़ों साल से चलता आ रहा है, भारत को हर समय दबा के रखने की आदतें हैं। पर भारत अभी मोदी जी का भारत है, ये पलट के जवाब देता है और जोर से जवाब देता है। इसलिए ये जो कुछ भी SIR के बारे में आप जो कह रहे हैं, ये सब गलत है। और ये इसका मतलब ये है कि आप चोरी करो और आपको रोका भी नहीं जाए। वोटों की चोरी तो एक बड़ा मजाक है, ये अराजकता फैलाने की तरफ इनकी कोशिश है जो कभी सफल नहीं होगी। डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए बार बार ये प्रयास करते रहते हैं। कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं कि वोटों की चोरी हो गई, कभी कहते हैं मशीनें खराब हो गई। मुझे लगता है कि अब लोगों को कभी जन भागीदारी में ये भी होना चाहिए कि लोग भी उठकर कभी कहें कि ये बंद हो गया, बहुत हो गया, अभी बंद करो। एक अंतिम सवाल बस आपसे और लोधा साहब मैं लूंगी, अगर आने वाले वक्त में विजन ऑफ 2047 में हम डेवलप्ड इंडिया को देखते हैं, तो डेवलप्ड महाराष्ट्र के लिए कोई 3 शब्द जो उसमें सबसे बड़ा योगदान करें महाराष्ट्र को डेवलप्ड बनाने के लिए, डेवलप्ड इंडिया के उस पेपर पे, कागज पे, वो 3 शब्द क्या रहेंगे? महाराष्ट्र इकोनॉमिक कैपिटल है, तो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा, देश की GDP के अंदर महाराष्ट्र का बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम सब प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम महाराष्ट्र के अंदर जितना माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देवेंद्र जी को टारगेट दिया है, उससे ज़्यादा हम प्रगति भारत के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महाराष्ट्र की इस खासियत को, कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे अच्छी हालत महाराष्ट्र के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है, इसको आप दुनिया के सामने पेश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोधा साहब। एक बार जोरदार तालियां मंगल प्रताप लोधा जी के लिए, आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।